ख़वातीन व हज़रात, इस एक ख़ास मुलाकात जैसा कि मौजू है इस प्रोग्राम का, जो लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है इस वक्त अपने अपने मकाम हैं, अपनी अपनी जगहें हैं। दो लोग जो यहाँ बैठे हैं, उस्ताद इल्मास हुसैन खान साहब, लखनऊ का तबला घराना, यानी ये इनके घर की चीज़ है। इनके वालिद उस्ताद आफाक हुसैन खान साहब, जिनका नाम न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है। बरसों कलकत्ता में रहे, बेगम अख्तर के साथ बजाया। अभी आनंदो चैटर्जी आ रहे हैं कल बजाने के लिए शाम को। आनंदो चैटर्जी ने मुझे फ़ोन पे, मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि मैं बोलूँगा आके लखनऊ कि आफाक हुसैन मेरा गुरु थे। मैं स्टेज से ये बात का जिक्र करूँगा। अब जिक्र नहीं करते लोग इस तरह की बातें, बस आए अपना बजाया और बजा के चले गए, गा के चले गए। इस किस्म की बातों का जिक्र करना कितना ज़रूरी है। वाई आर वी फॉरगेटिंग आवर, जिनसे हमने सीखा, जो लेगेसीज़ हैं, जहाँ से हम आते हैं, जो भी पॉलिटिक्स है उसकी, बट टू क्लियरली से दैट यू कम फ्रॉम दिस घराना। सो उस्ताद इल्मास हुसैन खान साहब। दूसरे शख्स जो मौजूद हैं, तपन साहब, जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये वो शख्स हैं जो बरसों से लखनऊ में तबले का एक फेस्टिवल करते चले आ रहे हैं, अंतर्ध्वनि, हंसोध्वनि के नाम से, जो कि एक तबले का फेस्टिवल है, बरसों से हो रहा है। और हर साल कोई ना कोई तबला नवाज बाहर से या शहर के लोग भी। आनंदो चैटर्जी को भी आप एक दफ़ा दावत दे चुके हैं लखनऊ में, मैंने सुना था। यहाँ राय मनात बली में प्रोग्राम हुआ। उसके बाद डॉक्टर सृष्टि माथुर यहाँ मौजूद हैं, जो कि हेड हैं भातखंडे में, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है म्यूज़िक की। सो एक अलग जगह से आती हैं, एक अलग इंस्टीट्यूट से आती हैं, जो एक अलग तरह की बात कह रहा है, एक अलग तरह की म्यूज़िकल इमेजरी खींच रहा है। उसके बगल में उस्ताद गुलशन भारती साहब बैठे हैं। अगेन कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लेगेसी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कव्वाल बच्चा घराने से आपका ताल्लुक़ है। बगैर कैसे म्यूज़िक ट्रांसफॉर्म होता है इन फेजेस ऑफ लाइफ एंड हाउ ही रिसीव्स इट। सो मैं गुलशन भाई से ही बात शुरू कर दूँ शायद, मेरे ख्याल में। अगर गुलशन भाई ज़रा सा आप बताएं कि आप जिस लेगेसी से आते हैं और आपका सफ़र क्या रहा है। आदाब सामीन, और हम जैसा कि आपको कव्वाल बच्चा घराने से मुंसलिक होने के बारे में मेरा बताया गया, मैं उस फैमिली से हूँ और आज के वक्त में मैं उसका हेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। कव्वाल बच्चा घराना, जैसा कि लोग जानते हैं और किताबों में भी लिखा हुआ है कि ये दिस इज़ द ओल्डेस्ट घराना ऑफ इंडिया, यानी लिखित रूप में ग्वालियर घराने की बात होती है सबसे पुराने घराने के रूप में। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि ग्वालियर घराने की स्थापना लखनऊ घराने ने की है, जिसमें हमारे घराने के उस्ताद हस्सू हद्दू खान साहब, मोहम्मद खान साहब, नत्थन पीरबख्श साहब और हैदर अली ख़ान, जिनको सिड़ी हैदरी भी कहते थे, वो हमारे घराने के पूर्वज थे। और इसी सिलसिले में हम सिड़ी हैदरी का किस्सा एक है जो आपको अगर याद हो तो सुनाइए। सिड़ी हैदरी उनको इसलिए कहा जाता था कि वो बहुत अपनी धुन में रहते थे। उनको सिवाय मौसीकी के और राग और ताल और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों के बीच उठते बैठते नहीं थे। लिहाजा वो उनको तो लोग जानते थे, लेकिन वो बहुत कम लोगों को जानते थे। इसका एक वाक़या, ये मिसाल ये है कि गाज़ीउद्दीन हैदर साहब की सवारी जा रही थी और ये रास्ते में टहल रहे थे और इन्होंने बादशाह की सवारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ये अपनी धुन में थे। तो बादशाह थोड़े बदज़न हुए, लेकिन उन्होंने अपने साथ में जो उनके मंत्री थे, उन्होंने कहा भाई ये कौन शख्स है जिसने हमारी सवारी के बीच में रास्ता भी रोका और हमको आदाब भी नहीं किया। तब उन्होंने कहा कि साहब ये अपने राज्य का बहुत अच्छा गायक है, थोड़ा मस्त मौला टाइप का है, लिहाजा इसकी बात का बुरा मत मानिए। बोले ठीक है, हम इनसे मिलेंगे। तो
काफिले में रुक के उनको बुलाया गया, और जब ये बग्गी पर पहुँचे बादशाह के पास, तो वे जो है वेशभूषा देख के समझ गए कि भाई ये कोई बादशाह हैं, तो इन्होंने आदाब किया। तब बादशाह सलामत ने कहा कि भाई सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं, लिहाजा आप हमारे महल पर तशरीफ़ लाइएगा। तो आपने फरमाया कि हुजूर का महल कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो ये और थोड़ा उनके लिए थोड़ा अजीब सी मतलब बात हुई कि भाई ये बादशाह का महल नहीं जानता जो, तो ये क्या शख्स होगा। खैर उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके पास बग्गी भेज देंगे, आप आइएगा। इत्तेफाक की बात है कि 6-7 महीने के बाद एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसमें आसपास के राजे महाराजे और सारे जो रऊसा थे वो सब शरीक हुए। तो गाज़ीउद्दीन हैदर साहब को वो बात याद थी अपने मंत्री साहब की कि भाई आपने कहा था कि वो बहुत अच्छे गायक हैं, लिहाजा आप उनको बुलाइए। ये हुआ कि ठीक है, तो हैदरी साहब के पास बुलावा आया और कहा गया कि फ़लाँ दिन आपका जो है गाना है बादशाह सलामत के सामने, और भी राजे महाराजे होंगे। बोले ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा मूड बना के गए कि भाई राजा साहब के सामने गाना है, लिहाजा हम बहुत अच्छे मूड में गए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, इन्होंने साज़ वग़ैरह मिलाए और ज्यों आलाप शुरू की, तो इन्होंने देखा कि जो आसपास के रऊसा राजे महाराजे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो ये थोड़ा सा डिसमूड हुए। इन्होंने देखा, एक बार प्रयास भी किया कि मेरा गाना लोग सुने, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के राजे महाराजे और रऊसा जब मिलते हैं तो उस वक्त के जो हालात होते हैं, भाई आपके राज्य में क्या चल रहा है, सब कुशल मंगल तो है, इस तरह की बातें होती हैं। लिहाजा ये इतना ज़्यादा इनका मूड ख़राब हुआ कि इन्होंने बरअक्स इसके कि ये बहुत अच्छा गाते हैं, इन्होंने बहुत ही बुरा गाया। और इतना बुरा गाया कि साहब बादशाह जो थे बहुत बदजन हो गए, और उन्होंने कहा ला हौल वला कुव्वत मियाँ, तुमने बड़ी तारीफ़ की थी, ये गाना इनका। तो इतने बदजन हो गए कि बोले जाओ जल्लादों को बुलाओ, इनकी गर्दन उड़ा दो। यहाँ तक बात आ गई। तो मंत्री साहब ने कहा कि सरकार एक मौका और दीजिए, ये बहुत अच्छा गायक है, कोई वजह हुई होगी, पूछ लेते हैं। जाके जल्लाद तो आ ही गए, तो तलवार लिए देखा जल्लाद आ गए हैं। उनको देख के ये घबराए। तो मंत्री साहब ने कहा कि भाई आपने इतना बुरा गाया, तो बोले ये जल्लाद क्यों आए हैं? कहने लगे कि आपकी गर्दन उड़ाने का इनको हुक्म हुआ है, बादशाह ने हुक्म दिया है। अब तो ये कांपने लगे, ला हौल वला कुव्वत मियाँ, कसम मौला की ये वो। बोले देखिए मौला आपको बचा लेंगे, आप अगर अच्छे से गाना सुना दीजिए, नहीं तो आप रुखसत हो जाइए इस दुनिया से। लिहाजा आप जान बचाने के लिए इन्होंने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया। और जाहिर सी बात है कि वो साधक तो थे, बहुत अच्छा गाते थे। इन्होंने इतना अच्छा गाया कि सारी महफिल इन्होंने लूट ली। जब इन्होंने अपना गाना ख़त्म किया तो बादशाह सलामत अपने आसन से खड़े होके इनका इस्तकबाल किया और बाआवाज़ बुलंद कहा, हैदरी खां मांगिए क्या मांगते हैं। ये भी खड़े हुए, इन्होंने 7 बार आदाब किया और कहा कि हुजूर न दे पाएंगे। जब ये बात सुनी बादशाह ने तो बोले कि ये शख्स पहले दिन से मेरी बेइज्जती कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मांगो क्या मांगते हो, तो ये कह रहा है दे नहीं पाएंगे। तो बोले आपको मेरी फराग दिली पर कोई शक है? बोले नहीं। तो बोले मांगिए खुल के। तो बोले सरकार पहले वादा कर लीजिए कि आप देंगे। तो जितने राजे महाराजे थे वो समझ गए कि अब ये हो सकता है। पहले लोग राजपाट मांग लेते थे ना,
कि मुझे राजा बना दीजिए, और ये तो अगर बादशाह कौल हार जाता था तो उसको करना पड़ता था। तब इन्होंने कहा ठीक है, हमने आपको कौल दिया, मांगिए जो मांगना है। खड़े हुए, साथ सलाम किए और बोले हुजूर आज से मुझे आप अपनी महफिल में मत बुलाइएगा। तो बादशाह की और बेइज्जती हुई। बोले कि भाई ऐसी क्या बात है? कहने लगे बताइए, आप लोग मौसीकी की कद्र नहीं करते, आर्टिस्ट को बुला के आपस में बातें कर रहे हैं, हमारी तो कोई बात नहीं। अरे आप हमारी रागदारी और हमारी लयकारी और हमारी बंदिशों की बेइज्जती कर रहे हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और अगर हमारा मूड खराब हो गया तो आपने जल्लाद भेज दिए। ठीक है, तो एक बात आप नोट करिए कि आप लोग तो राजे महाराजे जंगे करते रहते हैं, सर कटते रहते हैं, दूसरा आ जाता है राजा। बोले अगर हैदर अली का सर कट जाता है, दूसरा हैदर अली नहीं आता, लिहाजा आप हमें क्षमा करें, आज के बाद हमें मत बुलाइएगा। वाह, ये किस्सा जो है हम लोगों ने इंटरनली सुना, क्योंकि जब ये लोग रिसर्च करने के लिए टीम जा रही थी और ये सब हो रहा था, तब ये किस्सा निकल के आया था। और जब अभी सिड़ी, और नाम देखिए सिड़ी हैदरी, मतलब वो इसी इलाके में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सिड़ी का, कि जिसका मतलब कुछ एक थोड़ा सा एक कुछ डिग्री इधर है तो वो डिग्री भी इसलिए होती है कि वो जो है ना, वो शख्स उसमें बिल्कुल एक तरह से कहिए कि तल्लीन हो जाता है, वो खुद नहीं रहता है। सही। हाँ, वो मन तन शुद्धि तू मन शुद्धि ये हो जाता है। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर सृष्टि माथुर भी मौजूद हैं भातखंडे से। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि यू हैव बीन देयर अराउंड काफ़ी सालों से अब इन भातखंडे, तो जो पूरा म्यूज़िक का जो सिस्टम है, किस तरह से हाउ ये एक जिस ट्रेडिशन से गुलशन भाई आते हैं, वो ट्रेडिशन उस्तादों का भी है, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन, जैसा कि आज बातें हो रही थी, यतीन्द्र भाई बहुत सारी बातें कह रहे थे कि किस तरह से जो तवाइफ़े हैं उनका एक कंट्रीब्यूशन म्यूज़िक को हुआ, लेकिन भातखंडे जी उस इमेजरी को ब्रेक करके किस तरह से एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से म्यूज़िक को रखते हैं। व्हाट इज़ योर, आपको क्या लगता है कि क्या वो महज कोर्स जैसा कुछ हो जाता है, या वाकईन आपको लगता है कि म्यूज़िक को उस तरह से सिखाया जाता है कि ये ना सिर्फ कुछ रोज़गार कर सके, बल्कि बतौर म्यूजिशियन भी अपने आप को एक उसमें प्रेजेंट कर सके? तो व्हाट इज़ योर, आप कैसे उसको देखती हैं कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है एज अ प्रोफेसर ऑफ म्यूज़िक? जी, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा अभी गुलशन भाई ने बताया, ख़याल की बात करें तो लखनऊ से ही आया, कव्वाल बच्चों का घराना। धीरे धीरे वो डिवोशनल म्यूज़िक था और उसमें भाव जब इंड्यूस ज़्यादा किया, ख़याल मीन्स इमेजिनेशन में आए, तभी से ख़याल कव्वाली से एक रूपांतरण उसका होने लगा। उसके बाद ग्वालियर में इसको प्रश्रय मिला और ग्वालियर घराना इस्टेब्लिश हुआ। उस समय आपने बिल्कुल जैसा कहा है, तवायफ़ों ने इसको प्रिजर्व किया हमारे म्यूज़िक को, क्योंकि जो सोशल रीजंस थे, जो सोशल चेंजेस हो रहे थे, उसमें लेडीज़ को सीखने की उतनी इजाज़त नहीं थी बाहर जाने की। तवायफ़ों ने इसको सीखा, उस्तादों से सीखा, क्योंकि घरानों की स्थापना हुई उस्तादों ने की, सभी मेल मेंबर्स ने ही की। उनसे सीखने के लिए तवायफ़ों ने अपना जी जान न्यछावर किया, उनकी शरण ली, उनको गुरु बनाया, उनसे सीखा, उनकी लीगेसी को आगे लेके गए। इसके बाद कुछ सोशल चेंजेस जैसे और होने लगे, क्योंकि हमारी जो भी संस्कृति है वो हमारी सोसाइटी से ही डेवलप होती है, उसका बेस लेके ही चलती है आगे।
जैसे हमारे पुराने रागों के स्वरूप भी बदल गए। तो धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि ये आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए। तो लोग अपनी बंदिशें देने में भी कतराते थे, सुनने नहीं देते थे। तो ये घरानों की जो कड़ाई थी एक तरह से बहुत अच्छी थी, क्योंकि स्टूडेंट शिष्य जो होता था, या तो वो शिष्य परंपरा या वंश परंपरा में चलते थे, वो उसको कहीं सुनने की इजाज़त नहीं थी। तब मीडिया भी नहीं था, तो वो मुझे एक वो बिल्कुल हाँ। मुझे भी एक बात इससे याद है कि जी। इन माई चाइल्डहुड व्हेन आई वाज लर्निंग, प्रतापगढ़ में मैं गाना वहीं प्रतापगढ़ में पला बड़ा। सो डॉक्टर शिवानी मातनहेलिया हैं वहाँ, उनसे मैं कुछ वक्त के लिए सीखा मैंने वहाँ रह करके। तो मुझे याद है कि उस्ताद रशीद खान साहब जो रायबरेली वाले हैं वो वहाँ अक्सर आया करते थे, और उनके यहाँ बैठक होती थी। तो उस बैठक में मैंने जो चीज़ें सुनी वो मुझे याद रह गई, और उसकी रिकॉर्डिंग भी थी, वो भी बार बार सुनी। तो उनकी कुछ बंदिशें थी जो उन्होंने उस बैठक में सुनाई थी। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन हुआ क्या कि उसमें से एक बंदिश भातखंडे में, मुझे याद है कि आई वॉज एज ए स्टूडेंट, पहले साल में मुझे दाखिला मिला और एग्ज़ाम हुआ। तो उस एग्ज़ाम में मैंने एक दो बंदिशें वो सुना दी। तो जो एग्ज़ाम लेने आई थी उन्होंने कहा कि ये लिखवा दो। मैंने कहा मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, मैंने लिखवा दिया। मैं वापस प्रतापगढ़ गया, मैंने बड़े फ़ख्र से बताया कि साहब मैंने, वो मैम ने पूछा कि कहाँ से बंदिश लाया, मैंने लिखवा दिया। ऐसी ज़ोर की डांट पड़ी, बेवकूफ़ हो बिल्कुल, तुम्हारे बाप की चीज़ है जो तुम बांटते फिर रहे हो। सो आई एम सेइंग देर आर इवन टिल रिसेंटली फॉर माई जनरेशन ऑल्सो इस तरह की बातें हो रही हैं कि, एंड दोनों दो धारी तलवार है ईमानदारी से कि, या अगर आप वाकई दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, जो बात है हिंदुस्तानी म्यूज़िकल ट्रेडिशन में, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है कोई चीज़ पास ऑन करने की। और दूसरा ये बात इवन खाने में भी ये चीज़ अप्लाई होती है ना, कि हाउ रेसिपीज़ आर पास्ड ऑन थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल रादर देन जस्ट गिवन टू एनीबडी एंड एवरीबडी, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। जी बिल्कुल, यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि सुपात्र होना चाहिए, शिष्य को भी ग्रहण करने लायक होना चाहिए, उसकी भी पात्रता होनी चाहिए। तो भातखंडे जी ने बहुत एफर्ट किया, और आज का संगीत उनका ऋणी है कि नोटेशन उन्होंने बनाया और छुप छुप के गायकों की, घरानेदार लोगों की बंदिशें सुनी, उसको नोटेट किया और आम जनता तक पहुंचाया। तो इंस्टीट्यूशंस की, जैसा आपने पूछा अभी कि हम भातखंडे में किस तरह से सिखाते हैं, अभी तक जो भी गुरु आए, जो रहे यहाँ पर, घरानेदार लोगों ने यहाँ तालीम दी। और चूँकि हमको एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी मिल के चलना है, तो हम कोशिश करते हैं उसके साथ हम तालमेल बनाएं। घरानेदार तरीके से स्टूडेंट को सीना बसीना तालीम तो होती है, साथ ही हम यूजीसी के मानक और वो सब भी फॉलो करते हैं। थोड़ी सी बाउंडेशंस होती हैं, हमको सिलेबस कंप्लीट कराना है और भी जो फाइल वर्क, जो उस तरह की बातें होती हैं, बट स्टिल वी ट्राई कि हम पूरी तरह से उनको वो शिक्षा दे पाएँ और रोज़गार परक शिक्षा ज़रूर दें, क्योंकि बिकॉज़ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, आजकल के सिनेरियो में आपको बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं होता कि गायन से खुश हो के जागीरें मिल गई, अब तो वो भी बात नहीं रही, आपको तो जॉब या एम्प्लॉयमेंट चाहिए ही। सही। सो इसी से जो एक बात निकलती है कि इंस्टीट्यूशनलाइज करना चीज़ों को, जैसे यहाँ भी सनतकदा बतौर इंस्टीट्यूशन एक फेस्टिवल हर साल कर रहा है, और ये बात इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है कि एक फेस्टिवल हर साल होता है, एक जगह है जहाँ लोग जमा होते हैं और इस किस्म की बातें होती हैं, इस तरह की नॉलेज, इस तरह के लोगों से मुलाकातें होती हैं, ये बात क्लियर हो गई है। सो उसी में जो शख्स हैं तपन साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी उसी स्ट्रीम का हिस्सा हैं एक तरह से। तो आप बताएं कि कैसे ये जो आपने अपना एक हंसध्वनि जो आपने फेस्टिवल शुरू किया, ये कब शुरुआत हुई इसकी, और एंड व्हाट मेड यू थिंक, या वो क्या, कैसे आपने सोचा कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए? इसकी शुरुआत 2001 से करी थी, और करने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि आज तबला जो पूरे वर्ल्ड में बज रहा है, अगर यूपी ना हो तो तबला नहीं बज सकता है। अगर यूपी को हटा दीजिए तो तबला नहीं बज सकता है। क्यों? लखनऊ घराना यूपी में, बनारस घराना यूपी में, फर्रुखाबाद घराना यूपी में, और अजरा घराना यूपी में। और जबकि दिल्ली में देखा जाए तो लखनऊ से ही गया या यूपी से ही गया है। तो बचपन से ही हमें थोड़ा गाना बजाना सीखने का शौक तो रहा, लेकिन सीख नहीं पाए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड।
लेकिन ये कि हमें सुनने का बड़ा शौक रहा। तो धीरे धीरे हमने म्यूज़िक भी किया। इसको मैंने छत से, अपने घर की छत से शुरू किया था। और मेरे घर का छत जो है वो करीब 1000 स्क्वायर फुट कालीबाड़ी मॉडल हाउस में। तो धीरे धीरे शुरू किया, फिर धीरे धीरे लोग आने लगे। मैंने काफ़ी लोग वहाँ बजाए, छत में बजाए। फिर लोगों ने कहा कि भैया छत में से काम नहीं चलेगा, इसको हॉल में ले जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हॉल में आने लगा। लेकिन एक बड़ी दिक्कत होती है हम लोग के साथ, शायद आपके साथ भी होती है, कि यहाँ सुनने वाले बहुत कम हो गए हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास एक 100-200 आदमी का गैदरिंग है जो आपको हर जगह दिखाई पड़ेगा। हमें ये समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं आते हैं। और हमारे यहाँ जो बड़े म्यूजिशियन हैं, जैसे मनोज भाई बैठे हैं, तो रवि भाई बैठे हैं, ये लोग तो सब लोग आते हैं। लेकिन अगर हम ही जानते हैं कि हमारा ये कुंबा, जो म्यूज़िक का कुंबा है, बेसिकली हम म्यूज़िक नहीं है, हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और आप लोग लोगों के लिए मकान बनाते हैं। लेकिन हमको बचपन से ये शौक़ है। और मैंने काफ़ी लोगों को सुना। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, आफाक हुसैन खान साहब को मैं बगल में बैठ के सुना, बिल्कुल बगल में। मॉडल एक कालीबाड़ी जी का मंदिर है मॉडल वहाँ पर केसराबाग में, जहाँ आते थे पंकज साहब, वहाँ रहते थे। मैं बिल्कुल बगल में बैठ के सुना उनको। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है। और एक और बहुत बड़े कलाकार शायद आप लोग नाम जानते होंगे, हरिशंकर मिश्रा जी, हरिशंकर चाचा जी को भी मैंने सुना। और वो उनका तालीम, मैं उनको लोगों को तालीम देने का तरीका या उनका रियाज करने का तरीका, वो 24 आवर रियाज करते थे, 24 आवर्स। इवन सो रहे तब भी तान मारते थे वो। ये मेरा देखा हुआ है, मतलब सुना नहीं है, ये सुना। और जब बनारस में उनकी अंतिम वो हुआ था, जब उनका अंतिम यात्रा चली थी और वो जल रहे थे, तो लोग कह रहे थे सब तानें जल रही हैं, ये भी लोग कह रहे थे। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है कि हम जरूर चाहेंगे लखनऊ के पब्लिक से या लखनऊ के जो श्रोता हैं, जहाँ भी थोड़ा बहुत प्रोग्राम हो, ज़रूर जाएं और देखें और सुने और ले जाएं। अभी 6 तारीख को, यानी कल, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि तबले का एक प्रोग्राम है, सोलो कॉन्सर्ट है। उस्ताद मतलब ताल ऋषि आनंदो चैटर्जी वो आ रहे हैं। कल ही है ये, कल शाम को 7 बजे ज़रूर आइए। और आप भी तपन भाई, जो भी आपके लोग हैं, उनको ये जिक्र करें। अस्करी भाई, हम भी ये चाहते हैं कि जितने पब्लिक बैठी हैं, उससे पहले गुलशन भाई गाना सुना रहे हैं कल 5 बजे इनका, वहीं कला मंडप ऑडिटोरियम में, वो भी है जी। मैं कोशिश ये करूँगा कि उस्ताद हैदरी खान साहब की कुछ परंपरा की चीज़ें मैं पेश करूं और आप लोगों को वो इनिशियल स्टाइल ऑफ लखनऊ घराना जो उस वक्त था, या जो जिस तरह से मैंने सीखा। तो जैसा कि सृष्टि जी ने बताया कि जब वो वक्त था, तो भातखंडे जी ने उसको कैसे समेट के और उसका जो है स्वरलिपिबद्ध करके और एक इतना बड़ा जो है विद्यालय खड़ा कर दिया, आज जो यूनिवर्सिटी है। और उसमें जो और लोग थे, जैसे राजा नवाब अली साहब और रायमानाथ बली साहब, इन सारे लोगों का भी बड़ा योगदान था। तो मैंने जिस अंदाज से अपने बचपन में सीखा है, मैं कोशिश करूँगा आपको वो सुनाऊँ। वाह। नहीं, अब मैं इल्मास भाई के पास आना चाहूँगा, क्योंकि तबले की बात शुरू हो गई और अगेन वैसी सी ही कुछ कॉम्बिनेशन है ये, कि एक इंस्टीट्यूशन का व्यक्ति है, एक घरानेदार जगह से आती हैं, एक अगेन इंस्टीट्यूशन से, वो घराने से आते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि, और पहले भी था। इवन जो घरानेदार आर्टिस्ट शहर में रहते थे, चाहे आफाक हुसैन खान साहब तो नहीं, अहमद जान थिरकवा इस शहर में रहते थे, या और तमाम म्यूजिशियन, बेगम अख्तर थी, सब भातखंडे से सबका एक कनेक्शन था। हालांकि वो घरानेदार लोग थे और अलग ट्रेडिशन और अलग तरीके से गाना बजाना कर रहे थे, तालीम देने का तरीका अलग था। तो मैं इल्मास भाई से समझना चाहूँगा कि आपने अपने वालिद को तो वो तो चले गए आपके बचपन में ही कलकत्ते, और फिर बाद में बहुत वापस आए, लेकिन आपने अपने दादा से तालीम हासिल की। तो अगर आप कुछ बताएं कि क्या मेमोरीज़ हैं आपकी उस वक्त, जब ये माहौल, यहाँ क्या माहौल था आपके बचपन में, मतलब जब आप बड़े हो रहे थे? सभी को आदाब। अस्करी भाई, ख़ास तौर से आपको सलाम, और सभी लोग हमारे साथ बैठे हुए हमारे साथी लोगों को। इतना अच्छा सवाल आपने किया है कि इसका जवाब देने में भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जब हम लोग उभर रहे थे लखनऊ में, शायद हम लोग की 12-14 साल की उम्र थी,
तो आप यकीन जानिए कि लखनऊ कि जब हम लोग घूमते थे तो ऐसा लगता था कि लखनऊ की हवाओं में संगीत है, लखनऊ की हवाओं में मौसीकी है। और ख़ास तौर से उस वक़्त इतने अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर थे, पुराने कलाकार। भातखंडे कॉलेज में उस ज़माने के हरिशंकर मिश्रा जी का नाम लिया है, गणेश प्रसाद मिश्रा जी, लेले साहब थे, और इससे पहले सखावत हुसैन खान साहब थे, और तबले के लिए मेरे पर बाबा आबिद हुसैन खान साहब। 1926 में जब ये मैरिज कॉलेज के नाम से खुला है, तो उस वक़्त वो पहले हेड प्रोफेसर थे यहाँ पे तबले के लिए। तो उस वक़्त जिन लोगों ने इस भातखंडे को बनाया, वो मेरा सलाम है उनको। और ख़ास तौर से भातखंडे जी का जो ये कारनामा था, बहुत अच्छा कारनामा था, क्योंकि उन्होंने इसको एक तवाइफ़ों से निकाल के साथ ही साथ उसको एक आम आवाम के लिए ये कॉलेज बनाया गया। क्योंकि लोग तो पहले और लड़कियों को सिखाते नहीं थे, सीखना पसंद नहीं करती थी, ना उनको सख्ती थी, नहीं सिखाते थे, और लड़के भी नहीं सीखते थे। तो एक कॉलेज बनाया गया कि चलो कम से कम इसको पढ़ाई की हैसियत से लिया जाए। और जहाँ तक माहौल की बात है, तो यहाँ पे वो जो मुहावरा है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे तो होगे खराब, उसको थोड़ा सा उसको जस्टिफाई। जी। और ये 72 में यहाँ पे कथक केंद्र की स्थापना हुई थी, 1972 में। लच्छू महाराज जी, ये बिरजू महाराज जी के चाचा यहाँ पर एज ए डायरेक्टर आए थे। और 1973 या 74 से मैं भी उनके साथ जुड़ गया था। आप बिलीव करेंगे कि मेरी उस वक़्त उम्र 15 साल की थी और मुझे जॉब मिल गई थी। आप हैरत करेंगे इस बात पे, क्योंकि वो बच्चों के क्लासेस चलते थे, हम भी उस वक़्त 12-15 ही साल के थे। तो महाराज मेरे फादर यहाँ पे टीचर थे तबला सिखाने के लिए, तो वो आते थे। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि इस्टेब्लिश हो गया कथक केंद्र, बड़ी लड़कियों के बजाय छोटे बच्चे भी आना शुरू हो गए। अब छोटे बच्चों के लिए संगत कौन करे, तो हम अपने वालिद साहब के साथ आते थे, ऐसे ही बैठते थे। 6 महीने हम खाली उनके साथ आके बैठे, और जब हम यहाँ आते तो हमें कथक का का भी नहीं आता था। और अल्लाह का शुक्रिया है कि बिरजू महाराज जी के साथ तक हमने अपना कार्यक्रम पेश किया। एक टाइम वो आया तो ऐसे ही महाराज जी ने एक दिन कहा कि तुम काम करोगे, मैंने कहा हाँ करेंगे। तो कहने ठीक है पार्ट टाइम आ जाओ। वो 4 बजे से और 6 बजे तक, 3 बजे से और 5 बजे तक का 2 घंटे का बच्चों का क्लास, वो मुझ समझ लीजिए वो 5 रुपये रोज़ पे हमको रख लिया गया। ऐसा माहौल, डॉक्टर एस एस अवस्थी उस वक़्त प्रिंसिपल हुआ करते थे यहाँ पर। ऐसा संगीत का माहौल मैंने लखनऊ में नहीं देखा, मतलब पूरे हिंदुस्तान में मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा जैसा यहाँ लखनऊ में मैंने देखा है। कि ऑल इंडिया रेडियो में इतना लंबा स्टाफ था, ऑल इंडिया रेडियो में इतने, मतलब मैं किस किस के नाम बताऊँ आपको। महबूद खान साहब थे, अल्ताफ़ हुसैन खान साहब थे, बहुत सारे तो नाम भी नहीं याद रहते हैं। और ऑल इंडिया रेडियो के अलावा दूरदर्शन में स्टाफ था करीब 12-15 लोगों का। मैंने 27 साल दूरदर्शन में नौकरी की है, और मैं आखिरी था दूरदर्शन में जो रिटायर होके अब बैठ गया हूँ अब। और अब आप दुख की बात यह है कि अब वहाँ पूरा म्यूज़िक सेक्शन ही ख़त्म हो चुका है, अब वहाँ कोई नहीं है। यही हाल आकाशवाणी में भी ऐसे ही हो रहा है। और अभी अल्लाह का शुक्र है कि भातखंडे कॉलेज है जो एक्टिव है, और उम्मीद है कि और आगे भी बढ़ेगा। अभी यूनिवर्सिटी हो गई है, तो हो सकता है कि और आगे जाए और ऐसे आम लोगों को फ़ायदा हो, बच्चों को फ़ायदा हो, अच्छा सीखें। तो गुलशन भाई से मैं एक बात पूछता चलूँ, वो ये कि गुलशन भाई आप लोग तकरीबन हम उम्र हैं, और हम लोग, आप यकीन मानिए, हम लोग बहुत कम उम्र से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग को काम करते हुए भी 40 साल हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए हैं। बिल्कुल। बट आपका दोनों का भातखंडे से कुछ ताल्लुक़ रहा इन कुछ सालों में, काम का किस तरह क्या कनेक्शन रहा आप दोनों का? देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो आना जाना तो होता था भातखंडे में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से कोई तालीम हासिल की हो या यहाँ से कोई डिग्री ली हो, लेकिन आना जाना था।
और यहाँ के जो असातिज़ा थे, जो गुरु लोग थे, वो हम लोगों को बहुत आशीर्वाद देते थे। यहाँ तक कि आपको याद होगा एक संस्था थी उडको, उसमें सुशीला मिश्रा जी मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जितने भी जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, शायद ही कोई छूटा हो, तो हम और इल्मास भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी के नाम से मशहूर थे। वो सुशीला जी कहती थी, अरे वो 2 बच्चे हैं, उनको बुला लो। हारमोनियम संगत मैं करता था और इल्मास भाई। हाँ, तो हम लोगों का एक किस्सा है उसी दौर का। जैसे इल्मास भाई ने कहा कि बहुत माहौल था, सुरीला माहौल था, यहाँ ऐसे ऐसे उस्ताद थे कि हम लोग इस बात के लिए बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारा बचपन ऐसे उस्तादों के साथ बीता कि जिनके पास बैठने के लिए लोग तरसते हैं। हम लोग उनको साथ में रह के सिखाते हुए भी देखा, बजाते हुए भी देखा, और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस्ताद आफाक हुसैन खान साहब के साथ साथ गुदई महाराज जी और आपके जो किशन महाराज जी, व जितने भी बड़े बड़े लहरा सबके साथ बजाया, उनका भी बड़ा आशीर्वाद रहा। उस दौर में जब हम लोग साथ में थे, और मेरे ख्याल से 22-23 साल की उम्र रही होगी, तो यहाँ गणेशगंज में हम किसी के यहाँ गए थे जहाँ पर 3 लोग आए हुए थे। एक तो अब्दुल्लाही खान साहब थे, अब्दुल्लाही खान साहब गाना गाते थे। हाँ, और वो लखनऊ घराने के बड़े अच्छे ठुमरी गायक थे। और एक जो है फिरोज़ाबाद के थे, याद है आपको? जी जी, नाम नहीं याद आ रहा है इस वक्त उनका। हाँ, वो फिरोज़ाबाद के याकूब खान साहब, वो भी गाते थे। वो गाते थे, याकूब खान साहब, और बड़ा अच्छा मतलब उनका था। और तीसरे थे उस्ताद करम इलाही खान साहब। तो करम इलाही खान साहब वो उस्ताद थे जिन्होंने अपने उस्ताद को बंदूक लगा के सीखा था। वो किस्सा मैं सुनाना ज़रूर समझता हूँ कि जैसे नहीं, सुनिए, जैसे सृष्टि जी ने कहा ना कि उस्ताद बड़ी मुश्किल से सिखाते थे, देते नहीं थे, आपने भी कहा लिखवाते नहीं थे। तो इनको एक बंदिश बहुत पसंद थी करम इलाही खान साहब को, और उस्ताद से जो है वो राजा साहब महोना के राज गायक थे बशीर खान साहब। बशीर खान साहब जो त्रिलोकीनाथ जी के यहाँ रहे आखिर में, तो बशीर खान साहब से इन्होंने कहा, उस्ताद मुझे ये आपका दादरा बहुत पसंद है, हमें सिखा दीजिए। हालांकि शागिर्द उन्हीं के थे वो। बोले ठीक है, बता दूंगा, ऐसा करो जाओ बिरयानी ले आओ। बिरयानी आ गई। दूसरे दिन है कि जाओ कबाब पराठा ले आओ, या फिर ऐसा करते करते इन्होंने 6 महीने बिता दिए। अच्छा, करम इलाही खान साहब जो थे वो शिकारी भी थे, लंबे चौड़े, और मैंने देखा उनको, वो गुलशन भाई के साथ देखा, और बड़ा अच्छा गाते भी थे, बड़ा सुरीला गाते थे। वो इतना अच्छा गाते थे कि अख्तरी जी के साथ बहुत रहते थे वो, मतलब गाना बजाना भी करते थे। तो उन्होंने राजा साहब महोना से कहा कि मुझे उस्ताद से एक दादरा सीखना है, 6 महीने से ये मुझसे खिदमत करवा रहे हैं, है ना, बिरयानी भी खाते हैं, कबाब भी खाते हैं, सारा पैर भी दबवाते हैं, मुझे नहीं बता रहे हैं, तो मैं क्या करूं? आपके राजगायक हैं, आप उनको आदेश दीजिए। तो राजा साहब ने कहा कि देखो भाई, आर्टिस्ट को मैं आदेश तो नहीं दे सकता, कोई और तरकीब निकालिए आप। तो बोले ठीक है, मेरे जहन में एक तरकीब है, शिकार का मौसम है, हम तो चलते ही हैं आपके साथ, शिकार पे चलते हैं, उस्ताद को ले चलते हैं, वहीं गाना बजाना होगा। तो साहब राजा साहब ने कह दिया कि भाई फ़लाँ तारीख को हम लोग शिकार खेलने चलेंगे भीरा पलिया के जंगल में, और वहाँ पर आप चलेंगे, और जब शिकार के बाद रात में राउटी में गाना बजाना होगा। बोले ठीक है। तो इन्होंने अपनी सारंगी और 2 शिष्याएँ और तानपुरा और हारमोनियम सब लेके ये लोग चल दिए। जब ये जंगल में पहुँचे
तो नदी थी, उस नदी को पार करने के लिए इनको एक नाव जो है चाहिए थी। तो 4-5, चूँकि काफ़िला बड़ा था, 4-5 नावें थी, उससे जा रहे थे। जिस पर ये बैठे उस पर उस्ताद को भी बिठाया और नाव वाले से कह दिया, भाई एक मेरी मुश्किल हल कर दो, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। बोले मैं क्या कर सकता हूँ? बोले बस बीच नदी में जाके नाव रोक देना, मैं आपको 10 रुपये दूंगा। बोले ठीक है साहब। ये बीच नदी में जैसे ही पहुँचे और नाव रुक गई तो बशीर खान साहब कहते हैं, अरे नाव क्यों रोक दी भाई, चलो। सब लोग आगे चले गए। नाव वाले ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब बोले, भाई करमिलाई क्या मामला है, तुमने इसको किया, ये बेवकूफ़ है, पागल है क्या, ये नाव क्यों रोके हुए हैं? बोले उस्ताद अब आपका आखिरी वक्त आ गया, अब कलमा पढ़ लीजिए आप। तो बोले क्या बक रहे हो तुम? बोले बक नहीं रहा हूँ। इन्होंने अपनी राइफल उतारी, उसको लोड किया, यहाँ लगाई और बोले उस्ताद कलमा पढ़िए, मैं आपको गोली मार दूंगा। अब तो ये कापे होगा, कसम मौला की लाहौल वाला कुव्वा, तुम ऐसे शागिर्द हो तो फिर उस्ताद तो जहर खा के मर जाए अच्छा है। बोले आप जहर खा के नहीं, गोली खा के मरेंगे। बोले तो कहना क्या चाहते हो? बोले मुझे दादरा वो सिखाइए आप अभी बोले पार उतर जाएं? कहने लगे नहीं अभी सिखाइए। सरंगी खुली, तबला खुला, नाव पर उन्होंने वो दादरा सीखा और जब सीख लिया उन्होंने अपनी बंदूक हटाई और जब किनारे पहुँचे सबसे पहले करमिलाई खां साहब कूद पड़े और अपना जूता उतार के उस्ताद के आगे नतमस्तक होके बैठ गए। बोले अब जितना मारना है मार लीजिए। इस तरह के सीखने वाले भी यहाँ पर मौजूद रहे। आप समझिए कि क्या इश्क रहा होगा उनका मौसीकी का। तो ये जो हमारे लखनऊ का जो एटमॉस्फेयर था, यही वजह थी कि भातखंडे जी बॉम्बे से खींचकर यहाँ चले आए। इसी माहौल को उन्होंने पसंद किया और जो कुछ भी उन्होंने यहाँ किया, हाँ जैसा आपने सवाल किया था कि यहाँ से हम लोगों का ये होता था, भाई कोई प्रोग्राम है संगीत नाटक अकादमी का, तो हम लोगों को विजय नरेश जी थी, सचिव थी, कहा बेटा वहाँ चले जाओ, जम्मू चले जाओ, या इस तरह का चले जाओ। इल्मास भाई तो वहाँ सर्विस ही करते थे। कल्चर ट्रिप में हम लोग ने बहुत प्रोग्राम किए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। और ये हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि लखनऊ में जो संगीत का माहौल था वो तो बहुत अच्छा था ही था। उसमें जो बाहर से आए हुए कलाकार, ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि बनारस से जो लोग कलाकार आए थे उनका भी बड़ा योगदान है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय में अपनी कला को बढ़ाने का, ये बच्चों को सिखाने का हरिशंकर मिश्रा जी थे और गणेश प्रसाद मिश्रा जी थे, रघुनाथ मिश्रा जी थी तबले में। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर बनारस से आए और उनकी खिदमत हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। शीतल जी तो आज तक सेवा कर रहे हैं, आज भी हैं। और जो बनारस से आया वो लखनऊ का हो गया। हाँ। और मनोज मिश्रा जी हमारे सामने बैठे हैं, रवि मिश्रा जी हमारे सामने बैठे हैं। ये सब हैं, ये वो लोग हैं जो इस संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि उस्ताद हम दो घराने के हैं, रवि मिश्रा जी बनारस से, हम लखनऊ से, लेकिन हमारा इनका मतलब विश्व में जो भ्रमण हुआ है वो बहुत यादगार रहा है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं यहाँ से लेके कनाडा तक और बहुत बड़े बड़े, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम अलग घराने के लोग हैं। उस वक्त हमारी जो मतलब जब हम लोग पैदा नहीं हुए होंगे भले, तब उस वक्त ये माहौल हो कि भाई आप फलां घराने का मत सुनिए, लेकिन हमारा जो दौर था हमने जी भर के। आपने किससे सीखा? मैंने अपने वालिद साहब उस्ताद आशिक अली साहब से और चचा उस्ताद मासूम अली खान साहब से तालीम ली है। लेकिन मैंने एक बात बहुत शुरू में जो पूछी थी जी, जो आपकी जर्नी रही है कि आप आते तो उस घराने से हैं जो कव्वाल बच्चा घराना है, लेकिन आपका जो ये जो गायकी के जो अब तरीका है, जिस तरह से आपने गज़ल को अडॉप्ट किया, जी तो वो कब हुआ? वो आपके लिए कब हुआ? यानी आप कब गज़ल गाना शुरू कर दिया? मैं आपको बहुत दिलचस्प ये बता रहा हूँ कि गज़ल जो है गायकी वो कव्वाल बच्चों के हीमोग्लोबिन में है। फ़र्क इतना हुआ कि तब वो फ़ारसी में और अरबी में थी, अब वो उर्दू में हो गई।
हम तब से गज़ल गा रहे हैं जब से गज़ल है। और सूफ़ी खानकाहों में जैसा कि सृष्टि जी ने कहा कि जो ख़याल का उदय हुआ है वो उसी गायन से, जो कोई मराकबा में सूफ़ी जाते थे, जो ध्यान करते थे, तो कल मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा उस गज़ल गायकी की जिस पर सूफ़ी ध्यान करते थे, जिससे ख़याल निकला। वो गज़ल गायकी तो हमारे अंदर तब से है, लेकिन चूँकि आज अगर मैं फ़ारसी में गज़ल गाऊँ मनम के गोशे में खाना खान काय मनस, तो हमको कोई घास भी नहीं डालेगा। वो कहेगा भाई आप ऐसा करो खुद ही सुन लो। लिहाजा ये गज़ल गायकी हमारी पसंद भी है और हमने कोशिश ये की है, हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हमने कभी रिकॉर्डेड गज़ल नहीं गाई। रिकॉर्डेड जैसे आम फहम ये हो रहा है कि जो भी गज़ल गायक हैं वो दो चार बड़े नामचीन लोगों को छोड़ दीजिए, तो ज़्यादातर वो थोड़ी जो है ना छिछली टाइप की, थोड़ी ऐसी वैसी है, मैं गज़ल है ना, हुई महंगी बहुत शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो भाई हम सूफ़ी लोग हैं, शराब से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो हमें क्या उसका एक्सपीरियंस है, थोड़ी पियो या बहुत पियो। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, साथ अपनी बात ख़त्म करने उसके बाद खाली गज़ल ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑल इंडिया रेडियो से शास्त्री, उपशास्त्री यानी ठुमरी, टप्पा और गज़ल तीनों से पास हूँ मैं, और मेरे कार्यक्रम वहाँ से होते रहते हैं। और जो ठुमरी की गायकी है वो आपको अच्छा लगेगा कि अख्तरी जी तो मेरे मोहल्ले की ही हैं। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो उनके बाग से कमरा, अमरूद और ये सब तोड़ तोड़ के इमलियाँ खाया करते थे, और आवाज़ें आती थी गाने की, बड़ा अच्छा लगता था। उस वक्त ये पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे मोहल्ले में है। बाद में पता चला कि साहब ये तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और उनके जो बहनोई साहब थे, मुख्तार साहब, वो आखिरी वक्त तक हमारे शागिर्द रहे। हाँ, और हमारा बड़ा जो है उनसे घर में आना जाना भी था, और उनके साथ कब्र है बेगम अख्तर की, उससे आपका घर पास ही में है, जब जहाँ 500 मीटर, 500 मीटर, बस 500 मीटर। हाँ, इल्मास भाई आप कुछ कहना चाहें? मैं वही लखनऊ की तहजीब और लखनऊ के संगीत के माहौल के बारे में कहना चाहता हूँ। एक चीज़ बहुत शायद लोगों को याद हो, जो पुराने लोग हों, लखनऊ में एक पहचान थी, चौक में डॉक्टर त्रिलोकीनाथ वर्मा के घर पे होली के टाइम पे एक प्रोग्राम होता था, रात को। ममता उनकी जो बहू है, उनकी जो बहू है, वो अंदर भैरवी के नाम से उनका स्टॉल है, वो यहाँ मौजूद है जी। और वो इस बात की गवाही देंगी आपको। मैं छोटा था, अपने दादा के साथ जाता था, उस वक़्त मैं बहुत मामूली सा तबला बजाता था, तो मुझे याद है कि मैंने उस घर में, उनकी महफिल में मेरे दादा वाजिद हुसैन खां साहब, उस्ताद अहमद जान खां साहब तिरकवा, अफजल हुसैन नगीना साहब, राहत अली साहब जिनको हम लोग जन्नू भाई के नाम से जानते थे, और बहुत पुराने कलाकार जो उस वक़्त यहाँ लखनऊ में मौजूद, मुमताज़ खां साहब थे, अकबर खां साहब, बल्लू खां साहब थे, मुन्ने खां साहब थे, हरिशंकर मिश्रा जी थे, ये सब लोग आते थे उस महफिल में। हमने सबको देखा, और हम बड़ा कुछ अपने को वाकई है कि हम बहुत खुश नसीब समझते हैं कि हम ऐसे एरा में हम लोग उभर रहे थे कि मतलब जिन कलाकारों को हमने देख लिया वो शायद हमारे ख्वाब में भी नहीं था कि हम ऐसे कलाकारों को देख पाएंगे। और आज वो अपने दौर के लेजेंडरी कलाकार हैं, वो सब आज उनको उनके हम लोग आज भी उनको याद करके उनकी परफॉर्मेंस करते हैं, या उनको याद करके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं उस्ताद आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वहीं त्रिलोकीनाथ जी के यहाँ पाकिस्तान से जो उस्ताद हुसैन बख्श साहब आए थे, हम लोग उनके साथ में थे, और उनको कुलचा नारी खिलाने बरीगेट ले गए थे। और बड़ी मज़ेदार बात आपको बताएं कि डॉक्टर रामनाथ वर्मा थे, वो
इनके जो ममता जी हैं उनके शायद जेठ हुए वो, तो उनको गाने का बड़ा शौक़ था, वो गाना गाते थे। तो हमसे कहने लगे वो, और हुसैन बख्श के वो बड़े दीवाने थे, हमसे कहने वो यार वो हुसैन बख्श आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे, कल चलिए, कहाँ रुके हैं पता करो। हमने पता किया, पता लगा हुसैनगंज में होटल में रुके हुए थे। तो बहरहाल हम लोग 10 बजे पहुँच गए। वो डॉक्टर आदमी, हम सोच रहे कि पता नहीं आए कि नहीं आए, वो गाड़ी लेके घर पे आ गए। कितने साल पहले की बात है? अरे ये मेरे ख्याल से 30 साल पहले की बात होगी, 30-35 साल पहले की बात होगी। उनका गन्ना संस्थान में प्रोग्राम हुआ था हुसैन बख्श जी का, मयूर वालों ने कराया था, मयूर पंख ने कराया मयूर था। पंख एक संस्था हुआ करती थी। ये है बात 86 की। उन्हीं ने कराया था। तो हम लोग पहुँचे हुसैनगंज में, आप यकीन मानिए कि हम लोग लॉबी में खड़े हुए थे, वो तीसरे फ्लोर पे कहीं रुके हुए थे। नीचे उनके रियाज करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे लग रहा जैसे शेर दहाड़ रहा है। रामनाथ वर्मा जी खुद परेशान हो गए। हमें कहने लगे यार ये तो गज़ल गाते हैं, इतनी सॉफ्ट गज़ल गाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनका गला ख़राब ना हो जाए। मैंने नहीं डॉक्टर साहब, ये इनका गला ख़राब नहीं होगा, इनका ये रियाज है इनका, और यही जब माइक्रोफोन आता है तो वो अपने सॉफ्ट हो जाते हैं। राम जी की एक बहुत ख़ास बात थी, इतना सॉफ्ट गाते थे कि वो गा रहे हो आप उनके पास बैठे नहीं सुन सकते। तो हमसे बोले गुलशन ये ऐसे दहाड़ रहे हैं, ये तो इनकी सारी नसें फट जाएंगी। तो हमने कहा आप इनका शाम को गज़ल सुनिएगा। तो इस बात से वो बड़े मुतासिर हुए कि ये कैसे हो सकता है साहब, बिल्कुल खुल के, बिल्कुल धुरपद के अंग में जो है वो माँ ताने ले रहे हैं और सरगम कर रहे हैं, और हम लोग खुद हैरत हो गए कि तीसरे फ्लोर से नीचे आवाज़ आ रही है। सृष्टि जी से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था जो मैं पूछना चाहूँगा कि इस किस्म की बातें जो हैं, ये अब अगर आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जाएं तो जब आप वहाँ गाना सिखाती हैं, तो जैसे अगर कुछ एग्जांपल्स आप दे सकें कुछ इस तरह की कि किस तरह की बंदिशें सिखाई जाती हैं, कौन से राग से आप शुरू करते हैं, या कुछ 1-2-4 बातें इस तरह की जिससे ये अंदाज़ा हो लोगों की कि क्या पद्धति है सिखाने की। हाँ। आपकी मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत खुशनसीब रही हूँ कि मुझे भी घरानेदार लोगों से और बड़े बड़े गुरुओं से सीखने का मौका मिला है। जयपुर में सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी श्रीमती प्रीति माथुर जी से तालीम लेनी शुरू की। उसके बाद ग्वालियर घराने की मिसेस लीलावती अड़सुले से मैंने सीखा। फिर डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग जो नामी ध्रुपद गायिका हैं देश की, उनसे सीखा। फिर जब मैं यहाँ आई तो श्रुति सडोलीकर मैडम जो जयपुर रतरौली घराने किस्सा आपका है वरिष्ठ वो अगर आप सुना दें श्रुति जी के साथ का, उस वो जो राग जो पकड़ आप रही थी और वो फिर नहीं मिला और फिर मिल गया वाला सुना दें। वो यही मैं बताना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है कि हमारे पास चॉइस ऑफ रागाज वो नहीं होती, हमें सिलेबस मिलता है, हमारे पास चॉइस ऑफ स्टूडेंट भी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास हर तरह का स्टूडेंट, हर बैकग्राउंड का स्टूडेंट आता है जिसका मोटिव अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। मेरी हमेशा से इच्छा रही है और अभी भी इच्छा है कि मैं सीखती रहूं। मैं स्टूडेंट ही हूँ। मैंने मैडम से गुजारिश की कि आप यहाँ हैं तो मैं सीखना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल, और आपने बड़ी मुश्किल गायकी पे हाथ रखा है, क्योंकि जयपुर गायकी डिफरेंट है, खुले आकार का गायन जो कि संस्था में बच्चे अवॉइड कर जाते हैं, और बंदिशें अलग, रागों का चयन अलग, जो हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत बाद में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अनवट राग गाए जाते हैं जो हमने भी नहीं सीखे। तो एक किस्सा ऐसा है, और मैडम की खासियत ये रही है कभी भी उन्होंने ग्रीन रूम में रियाज नहीं किया, मैंने उनको कभी नहीं देखा, सीधे मंच पे ही होता था जो होता था। रविनाथ सर बैठे हुए आप मैडम के साथ बजाते थे और पूछते भी थे कि आपको पता होगा क्या गा रही हैं, आपका नंबर तो बाद में आएगा, हमारा तो पहले ही बैठते हैं, किस ताल में क्या करने वाली हैं। तो हम यही कहते थे हमें पता ही नहीं। मैं बात कर रही हूँ गुरुओं से जो तालीम होती है उसकी, और मैं अपनी क्लास में भी स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ जिससे उसी मैच्योरिटी के साथ वो सुने, क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी है।
और किसी प्रोग्राम में हम मैडम के साथ बैठते थे तो ये होता था कि हमने जो राग नहीं सीखा है वो गाती थी और वहीं पर अनाउंस करती थी। एक प्रोग्राम में बोली मैं गौरी गाने जा रही हूँ, मेरे कान गर्म हो गए, मैंने कहा तो मैंने सीखा नहीं। और धीरे धीरे बढ़त करके पंचम तक आते आते वहीं जो एक तरीका होता है तालीम का कि मंच पे ही तालीम हो जानी चाहिए, बस सीधे अब जब तक हमने थोड़ा चलन समझा राग का, हमने उसको पूरी धनाश्री की तरह से लिया क्योंकि स्वर वही है, बस केवल जो फ्रेजेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो वहीं पर उन्होंने मुस्कुरा मुस्कुरा के वो फ्रेजेस गाए और मुझसे रिपीट करवाए। तो इस तरह से मंच पर अक्सर हुआ मैडम के साथ। एक बार उन्होंने ग्रीन रूम में गाया, भीम पलासी गाया और स्टेज पे यमन गाया उन्होंने। तो इस तरह से ऐसा रियाज होना चाहिए। हम स्टूडेंट को बताते हैं कि आपका रियाज ऐसा होना चाहिए कि आप उसको कैसे भी कहीं भी प्रेजेंट कर सकें। तो ये चीज़ हमको सीखने को मिली और वही हम सिखाने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस ऑफ बोथ द जो घराना एंड इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है उसका बैलेंस रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी तालीम दें। हमारे यहाँ अभी भी जैसे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी हैं, आप भी घरानेदार हैं, और लोग भी हैं, कुमकुमधर दीदी थी, अब रिटायर हो गई हैं कथक से, तो वो भी घराने की लच्छू महाराज की शिष्या रही हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ अच्छे अच्छे लोग रहे हैं और हमारी कोशिश आगे भी यही रहेगी कि हम इस तरह की एजुकेशन दें और कलाकार भी निकलें और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले। दोनों ही बातों का बैलेंस हमको रखना है, क्योंकि अब ये हायर एजुकेशन में जब से आया है म्यूज़िक, तब से हमको इसको इस दृष्टि से भी देखना है कि सामाइन निकले, मतलब आज सुनने वाले आपकी बात से हम मैं सुनने वाले तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी ये है कि हमें सुनने वाले लोग मिलें। आज सुनने वाले नहीं हैं। मैं देखिए कोई भी प्रोग्राम होता है, भातखंडे के स्टूडेंट्स जाते हैं और लोगों को ये रहता है कि हाँ ये स्टूडेंट आएंगे तो कम से कम ऑडियंस मिलेगी, सुनने वाले होंगे। क्योंकि जो अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं, हमने जब देखा है लखनऊ में 75 में या 80s में जो प्रोग्राम शिकायतें होते हैं लखनऊ से, ये वाजिब हैं कुछ हद जी नहीं और मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, करनी चाहिए क्योंकि जरूरत है ये बात साफ कहने की। नहीं अगर जो मैं सुनने आइए, समझिए बैठ के, मैं आपसे मतलब अपने कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों से, आवाम से शेयर करना चाहता हूँ। जब हम लोग उभर रहे थे उस वक्त यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंस, उटको वगैरह की कॉन्फ्रेंस होती थी, आप यकीन मान लीजिए हम लोग को जगह नहीं मिलती थी, हम लोग वहीं बीच में बैठ जाते थे और इतना पैक जाता था, हॉल के खड़े होने की जगह नहीं होती थी हम लोग को। आपको याद होगा शायद हनुमान जी मंदिर अमीनाबाद में जी हर महीने कॉन्फ्रेंस होता था, हर महीने प्रोग्राम होता था और हर बड़ा कलाकार इसमें भीड़ भर जाती थी, पूरी भीड़ होती थी। आपको बताते हैं 72 में शायद धर्मनाथ मिश्रा जी और रमेश मिश्रा जी दोनों बनारस से आए थे। पहली बार उन्होंने परफॉर्मेंस की थी ये गणेश ये हनुमान जी मंदिर में। और रवि भाई बैठे, इनके पापा का मैंने तबला सुना, क्या कहने, इतना बेहतरीन तबला वादक थे। तो मैं बता रहा हूँ कि आज हमें लगता है कि वाकई हमें ऑडियंस नहीं मिलती है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि ज़माना बहुत बदल चुका है और हम लोग को ये तालीम, देखिए संगीत में एक बात बड़ी अच्छी कही जाती है, सभी जानते हैं कि उसमें एक बात कही जाती है कि दिखिया सीखिया परखिया, मतलब आप देखिए सीखिए उसके बाद परखिए। और आज तो हम लोग को ये तालीम मिली, तो उसका नतीजा ये होता था कि हम लोग जो गुरु से सीखते थे, जाके प्रोग्राम देखते थे कि सामने वाला क्या कर रहा है। हमें उससे जेलसी नहीं होती थी, ना जेलसी करना भी चाहिए। हमें ये होता था कि हम भी ऐसे ही करें या हम इनसे बेहतर हो सके तो और अच्छी बात हो। आपकी बात में एक बात जोड़ना बिल्कुल बिल्कुल जोड़िए। आपके कि जो आज हमें सामईन नहीं मिलते, उसकी ख़ास वजह जो है, चूँकि मुझे इस बात का तजुर्बा है कि ये जो रियलिटी शोज़ हैं ये बहुत ज़िम्मेदार हैं इसके लिए।
और मैं भी उसको में कहीं ना कहीं शामिल हूँ, क्योंकि आप जितने रियलिटी शोज़ में जितने भी मेरे शागिर्द आए और जीते, और यूपी से कोई भी गया वो माशाल्लाह मेरा ही शागिर्द था। अब मुझे ये ग्लानि होती है कि मैंने क्यों किया, क्योंकि वो लोग आते, उनका मोटिव ये होता है, सबसे पहला सवाल होता है उस्ताद कितने दिनों में सिखा दोगे। अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है, कितने दिनों में, यही बड़ी बात है। तो मैं उनको ये बोल देता हूँ कि भाई आप एक दिन में एक क्लास होती है, अब जितनी क्लास कर पाएँ, जितने दिन में सीख पाएँ उतना सीख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको दिन नहीं बता सकता। अगर दिन में ही सीखता तो सबसे पहले मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं सीख लेता। मैंने क्यों 40 साल लगाए। तो ये जो रियलिटी शोज़ हैं, इसका प्रचलन हमारे शास्त्रीय संगीत और जो पूरा ये संगीत है, इस पर उसका असर पड़ा है, मैं ये मानता हूँ। एब्सोल्युटली नहीं, आई थिंक, और ये बहुत अच्छा नोट है आज के इस बात को ख़त्म करने का भी, एक तरह से मैं ये कहूँगा, क्योंकि देखिए द म्यूजिशियंस जो इस शहर में रहते हैं, जो एक लेगेसी से आते हैं, सब लोग जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर हम वाकईन सीरियस हैं, मतलब इवन आई एम सेइंग कि एक फेस्टिवल में इन लोगों को साथ बुला लेना कोई अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये एक शुरुआत है जो जिससे हम शायद जुड़ रहे हैं, और आगे इस तरह की चीज़ें हम मिल के प्लान कर सकते हैं कैसे की जाए, और वो चीज़ें फिर से रिवाइव की जाएं। ज़ाहिर है वो ज़माना रिवाइव नहीं हो सकता, लेकिन वो जो ज़माने की बातें, जो खूबसूरत चीज़ें थीं, जो जिसने एक माहौल बना के रखा था, एक कल्चरल सीन क्रिएट कर रखा था, एक मेला होने से कुछ नहीं होता है। अभी एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई, वो भैरव बाबा के मंदिर पे अनुज मिश्रा, जो कि अर्जुन मिश्रा साहब के बेटे हैं, उन्होंने कथक परफॉर्मेंस किया, और वहाँ पे लेगेसी रही है कि इवन बिंदादीन फैमिली जो है, जो कलका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी की जो पूरी फैमिली है, बतौर ट्रेडिशन ये लोग वहाँ जा कर के डांस किया करते थे, कथक के परफॉर्मेंसेस होते थे, वो ख़त्म हो गए। और ये मुमकिन तभी होगा कर पाना जब हमारे पास रिसोर्सेज हों उस तरह के कि हम पूरे साल इस तरह की चीज़ें कर सकें, ऑडियंस हो सुनने वाली, ये दोनों बातें। ये बहुत अच्छे नोट पे बात मुझे लगता है ख़त्म हो रही है, और एक मैसेज भी है कि वी शुड थिंक अबाउट दिस कि हाउ कैन वी बी द न्यू, मतलब द ऑडियंस इज़ द पेट्रन नाउ। आज की दुनिया में ऑडियंस ही पेट्रन है, कोई सपोर्ट नहीं है अलावा ऑडियंस के। हाउ कैन वी इवन थिंक ऑफ बाइंग टिकट्स, आई वुड से समटाइम्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम 500 रुपये का टिकट ख़रीद करके अपने ही शहर के म्यूजिशियंस की बातें या उनका म्यूज़िक सुनने जा सकते हैं। और हम लोग एग्जैक्टली कोशिश कर रहे हैं, इवन फ्रॉम आवर पर्सनल प्लेटफॉर्म जो लखनऊ बायोस्कोप के नाम से या सनत कदा, वहाँ पे हमने शुरू कर दी हैं फिर से चीज़ें करना, और हम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी के कोई कुछ कहना चाहे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है अब, क्योंकि अब 7 बजे कला मंडप में पूर्वा नरेश का प्ले बंदिश शुरू होने वाला है। लेकिन अगर कोई सवाल कोई आप लोगों से पूछना चाहे या कोई बात कहना चाहे, 5 मिनट का वक्त और हमारे पास है, 1-2 सवाल हम ले सकते हैं, तो अगर कोई पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम, या कोई कुछ कहना चाहे। हाँ, मतलब वो कह रही हैं कि कोई युवा पीढ़ी के लिए कोई मैसेज सब आप लोग अगर अपने तरफ से कह सकते। अच्छा, पाश्चात्य की तरफ रुझान है और शास्त्रीय की तरफ कैसे? ओके, आपका सवाल है कि युवा पीढ़ी का पाश्चात्य संगीत की तरफ ज़्यादा रुझान है, शास्त्रीय की तरफ कम है। तो एक तो बहुत बड़ी बात, जैसा अभी यहाँ पर हुआ कि रियलिटी शोज़ ने चमक धमक ने ये सब कर दिए, बहुत कम समय में लोग एकदम स्टेज पे आना चाहते हैं और उतनी ही जल्दी चले भी जाते हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास, नॉलेज नहीं होती। केवल कंटेंट की इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेज, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है और सीखना पड़ता है। और पाश्चात्य संगीत या तो थोड़ा उम्र के साथ या थोड़ा समय का कह लें, वो रुझान तो है युवाओं में, लेकिन उसका भी आधार तो शास्त्रीय ही है।
क्योंकि मेलोडी तो वहाँ भी है। हम अगर इस तरह कहें कि वो हारमोनी वाला है म्यूज़िक और हमारा मेलोडी है, तो शिफ्ट ऑफ स्केल इज़ ऑल्सो मेलोडी। अगर मेलोडी नहीं है तो वो स्केल भी शिफ्ट नहीं कर सकते। ये बात सीखने और समझने की है, और थोड़ा थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। रियलिटी शोज़ को भी अगर घर पे इस तरह से करा जाए या दिखाया जाए कि नहीं, इसके पीछे इतनी साधना है, तो थोड़ा सा पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। मेरा तो यही कहना है। बाकी मैं कुछ कहना चाहूँगा, चूँकि पिछले 20 साल में रियलिटी शोज़ ने शास्त्रीय संगीत का जो भी भला बुरा करना था वो कर दिया। अब उसका भी एक बप्पा आया है, वो है इंटरनेट। और चूँकि वी आर एजुकेटर हम लोग, तो जो बहुत से लड़के आते हैं वो कभी कभी ऐसे सवालात करते हैं, जैसे कोई भी आता है कि भाई गुरुजी हमें आपसे सीखना है। जी बताइए, ठीक है, आप पहले कहीं सीख रहे हैं? बोले जी मैं यूट्यूब से सीख रहा हूँ, कान पकड़ के। तो भाई ये क्या मामला है यूट्यूब से, है ना? तो यूट्यूब से आप सीख के जो है कान पकड़ के बाकायदा बाइज्जत कहते हैं, और वो कहते हैं कि सर जब हमें कुछ कहीं कुछ नहीं मिलता है तो हम गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। ये बड़ी समस्या है, और उसका एक समाधान मेरी नज़र में ये है कि जैसे वो लोग अपना चैनल वेस्टर्न और अपनी म्यूज़िक और अपने कल्चर का वो चैनल थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहे हैं, हमें नकवी साहब हम आपसे उम्मीद करता हूँ कि एक चैनल हम बनाएं जिस पर हमारी चीज़ को ढूंढने वाले जो वहाँ हम आ जाएं। परोसेंगे वही लोग लेंगे। बच्चा माँ से कहता है रोटी नहीं खानी, लेकिन रोटी खानी पड़ती है, परोसी जाती है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम वो परोसें जिसकी आदत बनती रहे। और देखिए, मैं भी एक लफ्ज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो हमारी तहज़ीब और ख़ास तौर से लखनऊ गंगा जमुनी तहज़ीब की वजह से मशहूर है। और हर वो मुल्क जो अपनी तहज़ीब खो देता है वो तबाह हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि हमें अपनी तहज़ीब को ज़िंदा रखना है। उसके लिए हम लोग जो अब संगीत की ज़रिए से कर रहे हैं, आप सबकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी अपने अपने स्तर पर जो भी कर सकते हो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को सेव कीजिए, उसकी हिफाजत। ये हमारी धरोहर है, मतलब हमारे बुज़ुर्गों की पता नहीं कितने कितने लोगों ने इसमें काम किए हैं, जो कितनी मेहनतें की हैं, जो आज हम तक ये संगीत पहुंचा है। तो इसको हिफाजत करना हमारी सबकी, हम सबकी ड्यूटी है। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा अस्करी भाई कि आप तो माशाल्लाह आपकी सनत कदा कुनबा जो है तो बहुत काम कर रहा है। एक चीज़ अगर जो आप हो सके कि हर महीने कम से कम एक महफिल प्रोग्राम हो, एक बैठकी हो, आप ना कीजिए। आप जो इन लोगों में से, हमारी आवाम में से जो लोग, जनता जो बैठी है, हमारे सामाइन जो बैठे हैं, जो लोग अपने घर पे करना चाहते हो, हम लोग से जो भी किसी तरीके की हेल्प हो, हम लोग हाजिर हैं। सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करना है, उसको ज़िंदा रखना है। आप यकीन जानिए हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं कि आज हमें ये सोचना पड़ रहा है कि हम इसको कैसे ज़िंदा रख सकेंगे। यही एटमॉस्फेयर हम लोगों के बचपन में, हम लोगों के बचपन में ये एटमॉस्फेयर था। और ये होता था कि भाई फलां जगह जलसा है तो अगले महीने गाना है, तो हम लोग रियाज करते थे कि भाई वहाँ पर गाना है। एक हमको प्लेटफॉर्म मिलता था, एक चार्म था कि हमको गाना है, तो हम लोग रियाज करते थे। आज बच्चे को यही नहीं पता है कि वो सीख तो रहा है, उसको करना क्या है। हाँ, वो प्लेटफॉर्म ही नहीं उसके पास कुछ नहीं है, वो है ना। तो सोर्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो उसको मिलता नहीं है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, बस बिल्कुल शुरू ये कहना चाहता हूँ कि मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि प्लीज़ बच्चों को सिखाइए और बच्चों को ले जाइए, कुछ नहीं तो बैठाइए। बैठते 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 सीखने लगेंगे। बच्चों को, पेरेंट्स को जरूर बैठाना चाहिए। उसको समझेंगे कैसे टेस्ट कैसे पता लगेगा। भाई मेरी माँ ने दूध पिलाया तभी तो हमें दूध का टेस्ट पता लगा, रोटी खाया तभी तो रोटी का टेस्ट पता लगा। अगर नहीं खिलाती अम्मा हमको मीट खिलाती तो मीट का टेस्ट पता लगा था। तो इसलिए पेरेंट्स को जरूर जितना भी समय लगे, आधा घंटा 15 मिनट जरूर ले जाएं इसको।
लेकर के सुनाएं, बैठाएं, देखें, तभी टेस्ट बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मिलमास भाई का, तपन साहब का, डॉक्टर माथुर का, गुलशन भाई का और तमाम लोग जो यहाँ सुनने वाले मौजूद थे, सबका बेहद शुक्रिया।